लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे हजारों सेंटर होने के बावजूद भी आज तक ना तो हम अपना कोई विद्यालय बना पाए, ना कोई हम अपना अस्पताल ही बना पाए, और ना ही अब तक हमने किसी सामुदायिक भवन की स्थापना करी। तो हम कर क्या रहे हैं? जब तक हम अपना किसी स्कूल की या यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि हमारा जो समाज है ये बहुत गरीब समाज है। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हर किसी के बस की स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना मुश्किल नहीं है, आसान नहीं है। तो कैसे हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे? तो उसके लिए बहुत जरूरी है, जो अभी मुकेश भाई बात कर रहे थे, तो हमने भी एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया है, लाइफ स्माइल फाउंडेशन। और जो हमने उस ट्रस्ट का उद्देश्य रखा है, उस ट्रस्ट का उद्देश्य यही है कि जितने भी गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, उन लोगों को बहुत ही नामात्र फीस पे उनको एजुकेशन दी जाए। कम से कम उस ट्रस्ट के माध्यम से हम एक स्कूल की स्थापना करें। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी एक स्कूल की है। दूसरा हमारा जो उसमें सेकंड ऑप्शन है, जिस तरह से आप पंजाबी कम्युनिटी देख लो या कोई भी कम्युनिटी देख लो, अभी जैसे बंगला साहिब एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन्होंने इतना बड़ा अस्पताल उन्होंने खोल रखा है और मात्र सिर्फ 2000 रुपये में वहाँ MRI CT स्कैन होता है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है? बहुत सारे लोग हमारे डॉक्टर बने हुए हैं, क्या किसी डॉक्टर ने प्रयास किया कि भाई हम कोई अपनी चैरिटेबल बनाए? और जो हमारा गरीब तबका है, समाज है, कम से कम उस चैरिटेबल के माध्यम से लोगों को सुविधाएं दें, बहुत सस्ते में दें। या हमने कोई स्कूल खोले, अगर कुछ लोगों ने स्कूल खोले भी हैं तो क्या उसमें जो हमारा पिछड़ा समाज है उनके लिए कोई अलग से व्यवस्थाएं रखी? तो बहुत सारी समस्याएं समाज में हैं। उन सभी को देखते हुए मैं सभी से यही प्रयास करता हूं कि जितने भी संगठन हैं, और मेरा अपील भी है सबसे, सभी अपने अपने संगठन चलाते रहें। अगर आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में कामयाब होना है, मान लिया गाजियाबाद के अंदर हमारे 100 संगठन हैं और इससे ज़्यादा ही होंगे, मैं तो सिर्फ 100 संगठन की बात कर रहा हूँ। हर संगठन से अगर प्रत्येक संगठन अपनी जिम्मेदारी लेके और 1-1 लाख रुपए प्रत्येक संगठन से हम इकट्ठा कर लें, और हर संगठन से जो भी संगठन है 1-1 आदमी सिर्फ उस हमारे ट्रस्ट के साथ, या अगर आप चाहें तो अपनी ट्रस्ट भी बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। 1-1 व्यक्ति उस ट्रस्ट से जुड़े, 100 व्यक्ति उस ट्रस्ट से जुड़े 1-1 लाख रुपए देके कम से कम 1 करोड़ में हम बहुत कुछ शुरुआत कर सकते हैं। तो प्रयास अगर करेंगे तो कोई काम मुश्किल नहीं है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि कम से कम हम उस पहल को करने जा रहे हैं उस ट्रस्ट के माध्यम से। तो जो भी साथी जुड़ना चाहें वो हमसे जुड़ सकते हैं। पहला उद्देश्य जहां हम काम कर रहे हैं, जहां से हम शुरुआत है, पहले एक डिस्ट्रिक्ट से करेंगे। उसके बाद अगर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है तो फिर हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से अगर हम एक-एक स्टेप बाय स्टेप, एक-एक जिले वाइज अगर आगे बढ़ते रहेंगे, तो अगर हम सब लोग प्रयास करेंगे मिलकर, तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। उससे क्या होगा, हमारे जो बच्चे हैं उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, बहुत सस्ते में एजुकेशन मिलेगी। हम अस्पताल की व्यवस्था भी करेंगे, जिसमें जो हमारे समाज के डॉक्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जितने भी डॉक्टर हैं पर डे अपना 1 घंटे OPD में दें। और ऐसे ही मान लिया अगर हमारे साथ में 10-20 डॉक्टर भी जुड़ जाते हैं तो एक-एक दिन एक-एक डॉक्टर अपना 1-1 घंटे का अगर समय उस चैरिटेबल के लिए, उस संस्था के लिए देंगे,
तो बहुत सारे गरीबों का भला होगा। क्योंकि आज किसी भी अस्पताल में चला जाइए, वहाँ भी बुरा हाल है। किसी को सर्दी जुकाम बुखार हो गया, सीधा आईसीयू में एडमिट करते हैं, और 10-20 हज़ार 50 हज़ार का तो बिल ऐसे बन जाता है एक दिन में, पता ही नहीं लगता कहाँ से भरे हुए गरीब आदमी। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं के नाम पे जीवे है। तो हमें इन सब चीजों को अगर ठीक करना है, कुछ सामाजिक मुद्दे बहुत सारी हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन जो जरूरी मुद्दे हैं, जरूरी समस्याएं हैं, हम सबको उन पर काम करना होगा। इसी निवेदन के साथ अगर ये 3608 बाइक है किसी की रास्ते में खड़ी है तो उसको थोड़ा सा साइड कर ले। 3608 अभी इसी कड़ी में मैं कार्यक्रम को थोड़ा सा निवेदन आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा। हमारे बीच में विजयनगर से प्रेमचंद जी आए हैं कि वो आए और अपने विचार रखें थोड़ा सा, लेकिन संक्षेप में। समय समाज में काम करने का जज्बा है, वे किसी निमंत्रण के मोहताज नहीं रहते हैं। तो एसपी सिंह बोध जी भी थोड़ा से चलकर आए हैं, जिन्हें हम जानते तक नहीं, लेकिन कार्यक्रम की सूचना उन्हें मिली और हमारे बीच में आए। उनका हम दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एसपी सिंह बोध जी। धन्यवाद संचालक जी। सर्वप्रथम में बाबा साहब भगवान बुद्ध को नमन करते हुए और समाज के जितने भी हमारे मसीहा रहे हैं, जो हमारे युग परिवर्तक रहे हैं, जो समाज को उन्होंने समय समय प्रेरणा दी, मैं उनको भी नमन करता हूं। और समाज क्रांतिकारी समाज के जितने भी माता और बहनें यहाँ पहुंची हैं, उनको भी मेरा सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एक ऐसा कवि हूँ जो सर्वप्रथम में किसान आंदोलन से जुड़ा और मैंने 100 से ज्यादा कविता किसान आंदोलन के लिए डाली। और जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा समाज भी तो बहुत ज्यादा भी अंधविश्वास पाखंडवाद में जी रहा है, तो मैं सच्चाई पे लिखने में ज्यादा भरोसा करता हूँ। और मेरे समाज के जो 95% अभी भी अंधविश्वास पाखंडवाद में डूबे हुए हैं, वो कभी भी मिशन के कामों में अपनी भागीदारी नहीं निभाते। इसलिए मेरा दिल हमेशा रोता है और मैंने कसम खाई है, मैं मरते दम तक अपने मिशन के लिए लिखता रहूंगा। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, न जीने की तमन्ना रखता हूँ। तुम मारो मुझे कब मारोगे, मैं कब सांस में लेकर चलता हूँ। अरे मैं गुलाम नहीं रह सकता हूँ, मैं गुलाम नहीं रह सकता हूँ, इसलिए बगावत करता हूँ। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, न जीने की तमन्ना रखता हूँ। सर्वप्रथम साथियों, मैं आपको कविता सुनाना चाहूंगा जो आज मेरा समाज, आज बाबा साहब ने हमारे साथ जितने भी कार्य किए, जिनकी वजह से हम आज़ादी के 75 साल के बाद जितनी भी हमने सुख क्षमता थे, जो हमें देखने को मिली है, जितनी भी हमने तरक्की करी है, वो आज हमारे हाथों से छिनने जा रही है। तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से, माताओं बहनों से कहना चाहूंगा, अभी भी इस अंधविश्वास पाखंडवाद को त्याग दो। हमारे लिए बहुत बड़ा कठिन समय आने वाला है। मनुवादियों ने ठान कर रखा हुआ है कि हमें वहीं पहुंचाने के लिए वो रात दिन एक करे हुए हैं, और मेरा समाज अभी भी सोया हुआ है। अब मैं आप बीच में कविता रखूंगा। अब भूल गए हैं लोग, अब भूल गए हैं लोग मेरे बाबा के एहसान, वो कभी नहीं लेते, वो कभी नहीं लेते मेरे बाबा तेरा नाम। अब भूल गए हैं लोग मेरे बाबा के एहसान, मेरे बाबा तेरे कामों की, मेरे बाबा तेरे कामों की कोई कीमत तो होगी। बाबा तेरे अरमानों की कोई चाहत तो होगी। जिसके लिए संघर्ष किया वो घूमे चारों धाम। अब भूल गए हैं लोग मेरे बाबा के एहसान, वो कभी नहीं लेते मेरे बाबा
रहता है ये उसके भक्त बन जाते हैं। जिसने शांति का संदेश दिया, जिसने शांति का संदेश दिया, क्यों नहीं जाते बुद्ध के धाम। अब भूल गए हैं लोग मेरे बाबा के एहसान, वो कभी नहीं लेते मेरे बाबा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। दारू बाजे पर लक्ष्मी विराजे, घर के अंदर सीताराम। दारू बाजे पर लक्ष्मी विराजे, घर के अंदर सीताराम। नवरात्रों में व्रत रखते, मंदिर जाते सुबह शाम। मेरे बाबा तेरे अपनों ने क्या खूब किया एहसान, अब भूल गए हैं लोग मेरे बाबा के एहसान, वो कभी नहीं लेते मेरे बाबा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। जय भीम, नमो दासाथियों। तो करता है कि इनमें राष्ट्रीयवाद की कोई भावना नहीं है। ये SC, ST और OBC से कोई प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं। और यही एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में साथियों जहां 15% लोग 85% के ऊपर रूल करते हैं। हमने आज तक इसके ऊपर कभी ये रिसर्च नहीं करी कि इन 15% के अंदर ऐसी क्या काबिलियत है जो हमारे 85% में नहीं है। हमने इसके बारे में कभी इसलिए नहीं सोचा क्योंकि हम ब्राह्मण विदेशी है, DNA नहीं मिलता, घोड़े पे आए थे, गधे पे भेजेंगे, ऐसे कर करके इन्होंने अपनी एनर्जी को खराब कर दिया। और इन्होंने बड़े गौर से सुना कि हमें ये कहते हैं घोड़े पे आए थे, गधे पे भेजेंगे, तो हमारे 80 करोड़ लोगों को इन्होंने हाथ में कटोरा पकड़ाया है। अगर मैं 5 किलो अनाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फ्री खा रहा हूँ तो साथियों सोचो मैं अपने बच्चे की क्या जिंदगी बनाऊंगा। तो इसका एक तरीका ये है मेरे हिसाब से कि हमें बाबा B.R. अम्बेडकर की जो बात की जाती है ना, शिक्षित बनो, उससे पहले हमें तथागत गौतम बुद्ध को याद करना पड़ेगा जिन्होंने ये कहा था कि गरीबी सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा अभिशाप है। BHU को करप्शन को यहाँ तक कह दिया मौत के खौफ से भी खतरनाक गरीबी का खौफ होता है। बुद्ध धर्म के ग्रंथों में ये लिखा हुआ है जो व्यक्ति धनहीन होता है उस व्यक्ति के दिमाग विचलित रहता है, यानी वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। और हमें पढ़ाई के बारे में बताया जाता वो चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब के टाइम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम लोगों के बारे में जो मनुवाद की जो ग्रंथ है ना, जैसे मनु स्मृति हुई या महाभारत हुई, गीता हुई, इनमें हमारे बारे में बहुत गंदे 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 रोल अदा कर दिए इन्होंने। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है इसके अंदर ही इकोनॉमिक पावर है, पॉलिटिकल पावर है, और जो हम शूद्र जिनको बोलते हैं इसके अंदर ओनली इनके पैर छूने होते हैं, इनके पैर दबाने होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जब देश इतना महान था महात्मा बुद्ध के टाइम में कि सिकंदर की सेना को देख के जो पूरे वर्ल्ड को जीतने चला था सिकंदर, माइक सामने रखो, माइक, हाँ, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सेना को देख के वापस लौट गया और उसके सेल्यूकस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपनी लड़की की शादी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की। तो सवाल ये उठता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेना को देख के सिकंदर भाग गया, लेकिन अंग्रेज और मुसलमान क्यों नहीं भागे? वो इसलिए नहीं भागे क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणवाद छाप दिया था।
ये सबको पता है साथियों कि वृद्धर की शादी करवाई पुष्पमित्र सिंह ने, जिसको लॉर्ड राम बोलते हैं, और उसने अपने जीजा का किलिंग किया और 84,000 बुद्ध विहारों को तोड़ा। उससे अब तक वो सिस्टम अभी तक चल रहा है। और हम लोग ये नहीं जान पाते कि अरब का घोड़ा पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप माना जाता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता साथियों, अरब के अंदर गधे नहीं होते। इन लोगों में गधे की इतनी जबरदस्त तादाद थी कि अंग्रेजों और मुसलमानों ने इनको गुलाम बना लिया, हमें नहीं बनाया। क्योंकि इसके लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी को बड़ा क्लियरली कहा था कि गांधी किसको आजाद करवाना है, गुलामों को या गुलामों के गुलामों को। ये गुलामों के गुलाम थे हम अभी भी इसलिए हैं क्योंकि हम पढ़ाई की बात करते हैं। अब हमें पढ़ाई की बात नहीं करनी, हमें अब एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है ताकि हम पढ़ाई भी कर पाए। साथियों 45 लाख रुपए एक साल की ऋषि सुनक के पापा ने फीस भरी, तो वो उस देश का प्राइम मिनिस्टर बना ऋषि सुनक, जिस देश ने हमें 200 साल गुलाम बनाया। और अभी कमला हैरिस अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट बनने वाली अमेरिका की, ये इनकी बैकग्राउंड होती है। और एक लीला सेठ जो सुप्रीम कोर्ट की जज इलिवेट हुई थी, देश आजादी से पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की LLB की गोल्ड मेडलिस्ट है। उसके बेटे के मैंने दोनों बुक पढ़ी, उसको 14 करोड़ मिले थे विक्रम सेठ को गोल्डन गेट और शूट बाय लिखने पे। और अभी एक अजय बंगाल को वर्ल्ड बैंक का अमेरिका ने चेयरमैन बनाया है और उसका पापा 95 साल का अभी भी लेफ्टिनेंट जनरल जिंदा है। हमारे लोगों का तब पता ही नहीं होता 60 साल के बाद कब 13वीं हो जाएगी, क्योंकि हम पैसे की बात नहीं करते, पढ़ाई की बात करते हैं। हमें पढ़ाई की बात तो करनी ही है, लेकिन एक डायलॉग है, लाइफ इज नॉट लॉजिक, लाइफ इज बियॉन्ड लॉजिक। हमें पढ़ाई से आगे जाना पड़ेगा ताकि हम पढ़ाई भी कर पाए। साथियों इन्होंने बहुत तगड़े षड्यंत्र के तहत ये 565 का जजमेंट दिया है। इसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इंडिया के टॉपर में था बैंक ऑफिसर का 85 का, तो मेरे को दिल्ली में नौकरी लगी, तो मैंने दिल्ली से LLM में रिजर्वेशन का बुक लिखी। उसके बाद 91 में मैंने PhD का JRF पास किया। तो मैंने उसमें बताया था कि मंडल कमीशन केस गलत डिसाइड हुआ है। वो गलत इसलिए डिसाइड हुआ कि लालू यादव ने कहा राम जेठमलानी को कि आप हमारा मुकदमा लड़िए। वो कितने तरह का लायर था, वो कॉन्स्टिट्यूशन लायर भी नहीं था। कहता मैं 1 लाख लेता हूँ, कहता मैं 2 लाख दूंगा पर डे का। उसने पैसे गलत डिसाइड करवा दिया। N.M. थॉमस केस में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि रूल ऑफ 50% रूल ऑफ क्वेश्चन है, रूल ऑफ ला नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन अभी भी लागू है। ये हमें भ्रमित करते झूठ बोल बोल के। और जो 565 का जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सबको पता है वो आर्टिकल 341 और 342 में पार्लियामेंट को पावर है, सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है। ये इसलिए कर देते हैं अंधी पीछे कुत्ता खाए, बाट बाट अपने को दिए जाए। ये हर तरह से घबराए हुए हैं, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं के लोग हैं मेजोरिटी में। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक हम इन लोगों के ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे कि ये 15% के अंदर से क्या क्वालिटी है, इनकी बुराइयां नहीं करनी, ये क्वालिटी ढूंढनी है। बाबा B.R. अम्बेडकर जब 5 साल के थे तो महादेव गोविंद रानाडे हाई कोर्ट के जज की डेथ हुई थी। अब यहाँ पे सुनो, आपको विश्वास नहीं होगा कितने महान थे हमारे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर। जब ये बड़े हुए तो उस हाई कोर्ट के जज की उन्होंने किताब लिखी उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी थी कि 1892 के बाद आप आर्मी में बहुजन समाज के लोगों को क्यों नहीं लेते। हाई कोर्ट का जज होते हुए उसने ब्रिटिश एम्पायर से लड़ाई लड़ी। और हम क्या करते हैं, कोई भी सो काले प्रकाश की बात करते हैं तो हमारे लोग परेशान कर देते हैं, प्रतिनिधि करने बैठते हैं। ब्राह्मणवाद गलत होता है, ब्राह्मण गलत नहीं होता। और एविडेंस के बेस पे कहा जा सकता है कि अनटचेबल के अंदर भी अनटचेबिलिटी है। एक सोशियोलॉजी में डायलॉग है, देयर इज अनटचेबिलिटी अमंग अनटचेबल। तो हमें अपनी कमियों को दूर करना है, सो काले प्रकाश की बुराइयां नहीं करनी, इनसे कंपटीशन करना है, तब हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। ये